हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट जनरल इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इसी के साथ में आपको दिया गया है लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए। समझने वाला टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा अगर तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। ऑफ कोर्स आप देखोगे, आई नो। अच्छा, साथ में बता देता हूं भाई, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक आपको जरूर कर देना है और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए हमारे इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझने के लिए नंबर वन हम समझते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। नंबर वन समझेंगे प्रोडक्शन क्या। प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब है कि कुछ इनपुट्स का यूज करके कुछ आउटपुट बनाना। कुछ आउटपुट बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंगोज लिए थे। मैंगोज, ठीक। मैंगोज को मशीन में डाला और इसके बना दिए हमने जूस। मैंगो जूस बना दिया, ठीक है। तो ये जो मैंगोज है ये इनपुट था। मैंगो जूसेस जो बना दिए वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। पीस ऑफ लैंड है, एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक। तो एग्रीकल्चर में आपका जमीन है, ठीक है। जमीन में हम जुताई करते हैं, बीज लगाते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इनपुट्स हो गई। दो जो चीजें डाली जा रही हैं, इनपुट्स। और जो फाइनल रिजल्ट आया इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट्स, ठीक है, क्या होती है, प्रोडक्शन। और इकोनॉमी में क्या चीज होती है, प्रोडक्शन ही तो होती है भाई। प्रोडक्शन किस किस की होती है सर, या तो गुड्स की प्रोडक्शन होती है सर, या तो सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। या तो गुड्स की होती है या तो सर्विसेज की होती है, समझे। गुड्स की प्रोडक्शन, सर्विसेज की प्रोडक्शन। गुड्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स। गुड्स का मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स। आप कोई ना कोई सामान जो आपके खरीद रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फोन है, आपके फैंस हैं, टेबल्स हैं, फर्नीचर है, सब प्रोडक्ट्स ही तो है। अब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट्स तो लगे होंगे ना, ये लगे होंगे। और इस प्रोसेस को कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में क्या है सर, प्रोडक्शन। तो ये क्या है, प्रोडक्शन है। दूसरा है सर्विसेज की प्रोडक्शन। गुड्स मतलब चीजें, सर्विसेज का मतलब है आपकी जॉब्स, जॉब्स प्रोड्यूस करना। ये तो ये प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमी की बात हम कर। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आपको समझना है क्या क्या चीजें आपको आएंगी। आप सभी को दोस्तों ये पता ही होगा, क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स की जो किताब है उसमें भी आपको बताया जाता है देयर आर फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट फैक्टर। नंबर वन आपका जो फैक्टर है वो है लैंड। अच्छा, इसको बताने से पहले आप ये समझिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स मतलब जो चीजें आपको चीजें प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं उसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये, जिन जिन इंपॉर्टेंट चीजों का इस्तेमाल करके मेरी प्रोडक्शन होती है उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिन जिन चीजों के बिना मेरी प्रोडक्शन नहीं हो सकती दोस्तों उसी को बोलते हैं क्या, फैक्टर्स। उसी को क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों लैंड। पहला क्या होता है, लैंड। दूसरा जो फैक्टर होता है दोस्त वो होता है आपका लेबर। दूसरा क्या होता है, लेबर। ये बेसिक है, आपको आप लोगों ने पढ़ाई है इसको। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो होता है आपका कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला तो बड़ा सिंपल है सर, लैंड। आपको कोई भी चीज की प्रोडक्शन करनी है, कुछ भी चीज आपको प्रोड्यूस करनी है
आपके पास कम से कम एक जमीन होनी चाहिए। सर जमीन क्यों होनी चाहिए? बिना जमीन के भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे दोस्त आप कोई भी काम कर लें, बिना जमीन के तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो एक कमरा, एक स्पेस में तो हूँ बैठा हुआ। वो स्पेस क्या है? लैंड ही तो है, जमीन है, हवा में तो नहीं उड़ रहा। मे भी आने वाले जमाने में कभी हवा में भी उड़ेंगे इंसान, हवा में उड़ उड़ के ही सारे काम होंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नहीं है। एज ऑफ नाउ क्या है? आपको एक जमीन का टुकड़ा, एक कमरा, एक स्पेस चाहिए आपको दोस्तों। तो लैंड जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। दूसरी है दोस्तों लेबर। दूसरी क्या है? लेबर। ठीक है? लेबर मतलब जो इस जमीन के टुकड़े पे या किसी भी प्रोडक्शन के काम में काम करेंगे। ठीक है? काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपकी लेबर कौन है? किसान है। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आपकी लेबर कौन है? आपके शेफ हैं, आपके बाकी कारीगर हैं, काम है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे लेबर कौन है? वहां पे लेबर टीचर्स हैं। लेबर का मतलब जो काम कर रहे हैं, जिनकी सेवाएं का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा होता है लेबर। ठीक है? चलिए, अब ये लेबर जो है कई कैटेगरी में हो सकती है। ये स्किल्ड लेबर भी हो सकती है, ठीक है? और अनस्किल्ड भी हो सकती है, सेमी स्किल्ड भी हो सकती है, ठीक है? अनस्किल्ड भी हो सकती है और सेमी स्किल्ड भी हो सकती है लेबर, ठीक है? तो आप पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, दूसरा फैक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका लेबर दोस्तों, ठीक है जी? और इस लेबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ह्यूमन, है ह्यूमन, ठीक? ह्यूमन लेबर भी आप बोल सकते हो, इसको समटाइम्स ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर तो एक ठीक ठाक एक बड़ा लेक्चर बनता है, अभी बनाएंगे, लेकिन आप एक ओवरव्यू इसके बारे में समझो, इसके बारे में देखो। चलिए, तो पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर, ठीक है? तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का मतलब है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आप जो पैसा लगाते हैं वो आपका क्या होता है? कैपिटल होता है। अब आप डिफरेंट चीजों पे पैसा लगाते हैं, ठीक है? आप कोई भी बिजनेस करने से पहले भाई एक दुकान लेते हैं, उस पे भी इन्वेस्टमेंट लगती है, वो भी कैपिटल है आपका। देन उसमें लगाने के लिए मशीनरीज लेते हैं, इक्विपमेंट्स लेते हैं, उस पे भी पैसा लगता है, वो क्या है? वो भी कैपिटल है। कंप्यूटर्स लेते हैं, डेस्क लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं, ये सारी चीजें आप लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? सारी की सारी क्या है? कैपिटल है। कैपिटल भी कई तरीके की होती है आपकी, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, ह्यूमन हो सकती है, वेट। इस पे थोड़ा सा रुके, मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके बारे में हम देखेंगे। और चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ये है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप बोल लें या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, ठीक है? सर आपके पास जमीन भी है, आपके पास पैसा भी है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास लेबर भी है। इन सब चीजों को जो मैनेज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। लेट्स सपोज एक ऑफिस है, ठीक है? एक ऑफिस है, ऑफिस में मैनेजर है, मैनेजर के बाद में बाकी एम्प्लॉयज हैं, शेफ हैं, देन क्लीनर्स हैं, देन वेटर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस बिजनेस को मैनेज करता है जो इनके ऊपर जो उसका ओनर है, ठीक है? या फिर जो मैनेजर रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब ये हो गया जो बंदे की कंपनी है, जो कंपनी फॉर्म करता है, और कंपनी में ये सारे काम होते हैं, ठीक है? चलिए जी, तो जो कंपनीज हैं, जो यूनिट्स हैं, वो किसके अंडर आएंगी? वो आएंगी एंटरप्रेन्योर के अंडर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब चीजों को इकट्ठे लेके आना, इन सब चीजों को ज्वाइन करके एक नया बिजनेस बनाना, और बिजनेस जब बनता है, कंपनी जब बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जो भी बंदा बिजनेसमैन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है? मार्क जुकरबर्ग जो है आप, एलन मस्क लगा लें आप, ठीक है? देन उसके बाद में अंबानी, अडानी, ये लोग क्या है? ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेस को बनाते हैं इन सब चीजों को जोड़ के। तो ये चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बड़े इजी हैं। यहाँ से आपको कोई सवाल वाला आप मतलब आप कह नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ले जाएगा, क्या ही पूछ लेंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड
एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, विचार। कैपिटल समझेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे आपको रिक्वायरमेंट इसकी होगी। जब आपको आगे लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझना है, तो कैपिटल में आने वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। कैपिटल में आने वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। चलिए, कैपिटल तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। देखिए, what are the factors of production? Factors of production establish the foundation of an economy. फाउंडेशन यही बनाती है, कंट्रीब्यूट करती हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इंक्लूडिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जिसे आप आउटपुट भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सब चीजों से मिलने के बाद ही प्रोडक्शन आपकी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती है। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। आपको पता लग गया दोस्तों। कैपिटल को समझ लेना बड़े ध्यान से, कैपिटल को समझ लेना बड़े ध्यान से। लैंड तो हमने देख लिया। देखो, लैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब चीजें लैंड से ही आपको मिलती है। कई सारे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल लैंड से ही आपको मिलती है। इवन आपने बिल्डिंग बनाना, ऑफिस भी बनाना है, आपको अगर ऐसा कोई काम करना है जिसमें आपको रॉ मटेरियल नहीं लगता हो, ठीक है, तो दोस्तों ऑफिस तो बनाना पड़ेगा ना, कमरा तो एक लेना ही पड़ेगा। जमीन पे तो बैठोगे ही, रेडी भी लगानी है तो उसके लिए भी लैंड कुछ ना कुछ चाहिए ही ना आपको, तो वो लैंड है, ठीक है। दूसरा होता है लेबर। लेबर मैंने आपको बता दिया, स्किल सेमी स्किल इंसान जो होता है वो लेबर करता है। वो आपकी स्किल लेबर भी हो सकती है, अनस्किल्ड भी हो सकती है, सेमी स्किल्ड भी हो सकती है। चलिए, कैपिटल के बारे में आप ध्यान से समझिए। कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल आपके कई सारे तरीके के हो सकते हैं, देखें आप, ठीक है। चलिए जी, पहला हो सकता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल दोस्त। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मान लो जी, एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट, ठीक है। अब एक रेस्टोरेंट को बनाने के लिए आपको कुछ सामान चाहिए होगा। ये सामान वो सामान होगा जो आपको, आप एक बार ले लिया तो आपको बार बार ये सामान लेने की जरूरत नहीं, यानी कि लंबे टाइम तक आपको इस सामान को दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए जी, जैसे कि सर, सर बर्तन, पतीले, परात, ठीक है। सर आपका जो बाहर खाना बनाने वाला जो कार्ट होगा वो हो सकता है। सर आपका जो फ्रिज है वो हो सकता है। अब ये 4-5 साल एटलीस्ट आपको लेने की जरूरत नहीं। वेयर दूसरी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेंसेस आपके रेगुलर बेसिस पे होंगे, रेगुलर बेसिस पे होंगे। जैसे कि आपको एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी है, सर हर महीने देनी है। आपको बिजली के बिल्स देने हैं, पानी का बिल देना है, सिलेंडर जो आप इस्तेमाल करते हो, गैस सिलेंडर, उनके एक्सपेंसेस आपको देने हैं, क्लीनर को पैसा देना है, ठीक है। तो कुछ पैसा जो है आपका लंबे अरसे के लिए लगाते हैं आप, जो आपको बार बार नहीं लगाना पड़ता। कुछ पैसा जो है आपको डे टू डे फंक्शंस या हर महीने के फंक्शंस करने के लिए, ठीक है, या हर 15 दिन में जो आप फंक्शंस करते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको नाम से ही मतलब समझ आ रहा है, जो आपको डेली का काम करने के लिए जरूरत है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी बंदे की मोमो की दुकान है, तो मोमो की दुकान में इसको क्या करना है, डेली सब्जी लानी है, डेली मैदा लाना है, उसको मोमो बनाने हैं और उसको बेचना है। तो वो मैदा, वो सब्जी, वो तेल लाने के लिए जो पैसा लगता है, इसको वो है वर्किंग कैपिटल, जो कि डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ जरूरत होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक बार लगा दिए, देन उसको जरूरत नहीं है। वो कैपिटल जो कि आपके ऐसे एसेट्स में लगाई जाती हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, जैसे कि रेडी ले लिए, रेडी ले ली। अब उसको आपको रेडी हर महीने तो नहीं आपको चेंज करनी, हर 2 महीने में तो नहीं आपको चेंज करनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। नहीं, वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। वो पैसा जो उसमें लगा है वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। दूसरा है फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। दोस्तों ये कैपिटल के अंडर ही आता है, याद रखना। फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। चलो मैं इसको आगे समझाता हूं आपको। एज ऑफ नाउ आप इसको रुक जाओ, ये समझ लीजिए। ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, ठीक है।
देखो, और फिजिकल कैपिटल वो जो सारी की सारी चीजें टेंजिबल चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि ये चीजें, ये फिजिकल कैपिटल है, फिजिकली आप इसको टच कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, आप इसको छू सकते हो, ठीक है, तो ये भी आपके कैपिटल होता है, जो सामान है आपका ये कैपिटल है। दूसरा कैपिटल होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल दोस्तों वो होता है जो इंसान होता है, ये भी एक कैपिटल है, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। इंसान के पास दोस्तों आपको पता स्किल्स होते हैं, ठीक है, इंसान के पास आर्ट होता है, इंसान के पास दोस्तों क्राफ्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे काम की चीज इस दुनिया में अगर कोई है वो इंसान है, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, ह्यूमन भी तो कैपिटल ही है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, ठीक है, इससे भी तो पैसा जनरेट होता है, ये भी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ही आएगा। एक इंसान, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी जो नॉलेज है, मेरी स्किल है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ह्यूमन कैपिटल है, समझ गए। तो ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर भी अभी आपको पता लगेगा। वेरिएबल फैक्टर का मतलब दोस्तों वो फैक्टर है जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं या फिर कैपिटल होता है जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। अब इसके ये जो आप ये देख रहे हो ना, इसको ये मत देखना सर आप बात कर रहे हो कैपिटल की, पढ़ा फैक्टर रहे हो, जब आगे पढ़ोगे तो मोर और लेस सेम ही चीज आपको देखने को मिलेगी, समझ गए। चलिए जी, छोड़ दिए अब आप इसको, ठीक है। तो आपको चलो दो तो पता ही लग गया ना, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, पता लग गया ना। जी सर पता लग गया। चलिए सर, लैंड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैंड से आपको सब चीजें मिलती हैं, वाटर मिलता है, मिनरल मिलता है, फॉरेस्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल्स आपको मिलते हैं। चलिए जी, बोरा जी रॉ मटेरियल यही है, एग्रीकल्चर है, ऑफिस स्पेस लैंड पे ही होती है, ये सब चीजें आपको पता है। लेबर बोरा जी, टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यही तो है, ह्यूमन कैपिटल ही तो लेबर होता है तुम्हारा भाई, लेबर इंसान ही तो काम करेगा। नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसको भी दोस्तों आप छोड़ दें, कुछ आपको जरूरत नहीं है। देखो, बड़ा ह्यूमन कैपिटल जो होता है, यानी कि जो लेबर है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल वह कई सारे परफॉर्म्स करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, असेंबलिंग करता है, डिजाइनिंग करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ये भी इसी के अंडर में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है। हम्म, चलिए जी, अच्छा, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल मैंने बता दिया जी, फिजिकल कैपिटल वो हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल मतलब जो पैसा आपने डाला हुआ है, ठीक है, छोड़ दें, सब फाइनेंशियल कैपिटल ही है वैसे। अगला है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग न्यू बिजनेस वेंचर। वेंचर मतलब न्यू बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं ना, जो काम नया स्टार्ट करते हैं, उसको क्या बोल रहा है जी, क्रिएट करना, उसको डेवलप करना और उसको मैनेज करने को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या लगता है, इनोवेशन लगता है, नई नई चीजें आपको सोचनी है, इनोवेट करनी है, न्यू आइडियाज आपको आने चाहिए, रिस्क टेकिंग होती है, एंड द विजन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज समझ गए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सब चीजें। ब्रिंगिंग नोवल प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आने मार्केट में, ठीक है। सर्विसेज, मार्केट टू मीट द नीड्स एंड जनरेट प्रॉफिट, उससे क्या करना, फिर प्रॉफिट जनरेट करना, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। चलिए, तो ये थे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो हमने देख लिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रेलेवेंसी को देखते हुए शुरू होगा अब, दैट इज योर फैक्टर्स ऑफ लॉज ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स सॉरी, लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए जी, शुरू करते हैं। लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के कुछ लॉ, ठीक है, और इस लॉ के सेंटर में क्या रहेंगे, ये फैक्टर्स, इस लॉ के सेंटर में क्या रहेंगे, इस लॉ के सेंटर में क्या रहेंगे जी, ये फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। फैक्टर्स दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक तो शॉर्ट टर्म,
एक तो लॉन्ग टर्म। फैक्टर्स दो तरीके के होंगे, एक तो शॉर्ट टर्म, एक तो वो पीछे जो 4 फैक्टर्स पढ़े उनको अब भूल जाओ, उनको अब भूल जाओ, अब नए सिरे से आ जाओ, ठीक है। अब न्यू चीज आपको समझनी है। फैक्टर्स आपके, फैक्टर्स मतलब हर वो चीज आप डाल रहे हो, जो इनपुट्स डाल रहे हो आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म भी है, वो लॉन्ग टर्म, वो आपके शॉर्ट टर्म भी है, वो आपके लॉन्ग टर्म भी है, ठीक है। चलिए जी, जो शॉर्ट टर्म होंगे इनको आप क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और जो लॉन्ग टर्म होंगे इनको हमने क्या बोला था? फिक्स्ड। बोला था कि नहीं बोला था? वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अभी और इसको हम देखेंगे, चलिए शुरू करेंगे। चलिए, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस बाय विच अ फर्म, एक कंपनी ट्रांसफॉर्म करती है इनपुट्स को आउटपुट में। इट इज द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इससे गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट होती है with the help of factors of production, land, labor, capital और entrepreneurship in order to satisfy human wants। ठीक है जी, चलो भाई, चलो आगे मैं आपको समझाऊं लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ की कॉन्सेप्ट्स आपको समझने की जरूरत है, और इसको बड़े आराम से, इत्मीनान से आप बैठ जाए और बहुत आराम से इसको समझें। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आने वाले हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों की क्लास 11th और क्लास 12th में इकोनॉमिक्स होगी, तब उनको ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन आज उनको ये समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो आप ये समझें कि फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है और वेरिएबल फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स तो अभी आपको पता है, फैक्टर्स तो आपको पता है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर है सर, जो लॉन्ग टर्म में चेंज होते हैं। इतने इजीली ये फैक्टर्स आप चेंज नहीं करते, यानी कि हर साल में आप अपनी रेडी चेंज नहीं करते, हर साल में आप एक नई दुकान नहीं चेंज करते, हर साल में आप अपने बर्तन चेंज नहीं करते। ये कौन से फैक्टर्स हैं? है तो इनपुट्स ही है ना। ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये है फिक्स्ड फैक्टर्स। ये कौन से फिक्स्ड फैक्टर्स हैं? दूसरी ओर है वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स आपके शॉर्ट टर्म होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। इनको आप चेंज कर सकते हैं, इन इनपुट्स को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, fixed factors are those factors of production whose quantity cannot be changed in the short run। फिक्स फैक्टर को आप शॉर्ट रन में उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते, irrespective of the level of output, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। आपके जितनी भी आउटपुट हो रही है, तो फिक्स फैक्टर वो फैक्टर है जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जमीन का टुकड़ा, लैंड, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है भाई, ये चलते हैं, लंबे समय तक चलते भी हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, इनको आप चेंज नहीं करते। ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये फिक्स्ड फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स है, ठीक है। दूसरा है वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बता दिया, शॉर्ट रन आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन whose quantity can easily be changed according to the level of output। जिस तरीके से आपका आउटपुट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपका लेबर है, जैसे कि रॉ मटेरियल है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो आपके पास जितनी है उतनी है, ठीक है, ठीक। मान लो जी, अगर आपके पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक, तो दोस्तों इस 1 एकड़ ऑफ लैंड को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं करते, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए नहीं करते ना। वेयर एज कुछ चीजें जो वेरिएबल फैक्टर्स है, उनको आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, ये आप इनको चेंज कर सकते हो, तो ये आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं। आप जैसे कि फर्टिलाइजर, देसी खाद से फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हो,
या फिर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, तो इनके कर सकते हो। लेकिन जमीन के केस में, मशीनरी के केस में, लेट्स सपोज आप मेरे को बताओ, अगर आपकी प्रोडक्शन जो है आपकी 1 क्विंटल जहां पे हो रही है वहां पे 2 क्विंटल हो जाएगी, तो उससे नया ट्रैक्टर थोड़ी ले आओगे, क्योंकि वो महंगा है। उसकी क्वांटिटी चेंज आप नहीं कर सकते दोस्तों। वो लॉन्ग टर्म में चेंज हो सकती है, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं हो सकती। समझ रहे हो? चलिए जी, तो आप समझ गए लॉन्ग टर्म फिक्स फैक्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म हो गया। अगला, अगले दो इंपॉर्टेंट बातें और समझ लें। एक है लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब देखो क्या है, बोलता है, देखो जी, लेवल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जब आप देखो, आपके पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स में कुछ फिक्स्ड भी होते हैं, कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। फिक्स्ड भी होते हैं, कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, बोल रहे थे जब आप किसी एक फैक्टर में चेंजेस लाके, किसी एक फैक्टर में चेंजेस लाके, और यूजुअली आपके वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस लाई जाती है, यानी कि उनकी क्वांटिटी को ज्यादा कर दिया जाता है। क्वांटिटी को ज्यादा कर देने का मतलब ये है कि मान लो जी आपकी खेती है, तो आपकी जो फसल हो रही है, तो आप अगर उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर डालोगे, ये भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? कम फर्टिलाइजर डालोगे, खाद नहीं दोगे, तो आपकी प्रोडक्शन घट जाए। ठीक है, तो वही बोल रहा है, तो जब आप किसी एक फैक्टर में चेंज लाओ, ठीक है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सेम ही रहे, एज इट इज रहे, ठीक है, और इससे आपकी आउटपुट बढ़ जाए, इससे आपकी आउटपुट बढ़ जाए, तो आप इसको बोलोगे लेवल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आना। ठीक है, ठीक है, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं। देखो, अगर आप किसी वन फैक्टर में चेंज लाके प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, तो बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप सारे ही फैक्टर्स में चेंज लाके, ऑल फैक्टर्स में चेंज लाके प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, इसको बोलते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ प्रोडक्शन। देखो अभी डेफिनेशन और व्हेन ए फर्म, कोई भी एक बिजनेस फर्म इंक्रीजेस आउटपुट, मतलब उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देता है, by increasing the quantity of only one factor। वन फैक्टर इनपुट जो है सिर्फ एक किसी फैक्टर में चेंज लाएगा, मतलब बेटर क्वालिटी के बीज ले आएगा, मतलब ज्यादा फर्टिलाइजर ले आएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा ना, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, बाई कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर्स को चेंज नहीं लाएगा। ठीक है जी, चलो जी, उसको बोलते हैं एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको लेवल में याद रखना है वन फैक्टर, स्केल में याद रखना है ऑल फैक्टर्स। देखो क्या लिखा है, व्हेन ए फर्म इंक्रीजेस आउटपुट बाय इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली, साथ साथ में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, मतलब जी आपकी जमीन भी बढ़ रही है, जमीन जमीन बढ़ जाएगी तो इसमें जो बीज लगाने हैं वो भी ज्यादा ही होंगे ऑफ कोर्स, फिर उसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होगी। तो जब सब कुछ चीजें ज्यादा ज्यादा करने से आपकी प्रोडक्शन जब इंक्रीज होंगी, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ प्रोडक्शन। an increase in the scale of production, an increase in the scale of production, scale of production। होप आपको ये भी समझ आ गया। ठीक है, पहला तो आपको ये समझ आ गया फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। दूसरा आपको ये समझ आ गया लेवल ऑफ प्रोडक्शन में और स्केल ऑफ प्रोडक्शन में क्या फर्क है। चलिए जी, अब अगला हम देखेंगे मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को मेजर आप कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन, एंड व्हाट डज मीन
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों, इससे पहले इसको हम समझे, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो आपके बेहद काम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, चलिए जी, वो इंफॉर्मेशन है दोस्तों ये। अब यूजुअल आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस कोर्सेज में एनरोल कर रहे हो। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया, तो मैं आपको बोलूंगा आप इस कोर्स में एनरोल कर ले। अकाउंटेंसी के जो क्लासेस हैं वो भी चल रहे हैं, इंग्लिश के क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं, मेरी क्लास आपको लाइव क्लास मिल ही जाती है। ठीक है, चलो जी, देन क्लास लाइव मिले और कुछ भी मिले तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी की क्लास है, वो आपको बहुत बेहतरीन भानु गुप्ता सर की मिल ही रही है। इस कोर्स में दोस्तों आप एनरोल कर लें। 3000 रुपीज इसका कोर्स का प्राइस है, लेकिन आपको 3000 नहीं देना। जैसे ही आप बाय नाउ ऑप्शन में जाते हैं, आपको यहाँ कूपन एंड ऑफर्स दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कूपन यहाँ पे विजिबल होगा। कूपन को अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करते ही दोस्तों आपको 1000 रुपीज जो है ऑफ हो जाएंगे, यानी कि कोर्स आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में। और इन 2000 रुपीज में दोस्तों आपको पूरे के पूरे अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, स्टैट का, इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग भी आ सकता है तो उसका भी, ठीक है, कंप्यूटर्स भी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा का पूरा सिलेबस, सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सबके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, सबके टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो आपकी एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी दोस्तों। अकाउंट्स की क्लास लाइव जो है 3:30 बजे 3:45 पे आपकी जो है क्लास जो है आपकी लाइव होगी रोज, उसमें डिस्कशंस आपकी होंगी सर के साथ, तो आप उसमें भी आएंगे दोस्तों, और आपकी प्रिपरेशन बेटर बनाएंगे और सिलेक्शन लेके मेरा नाम, अपने माँ बाप का नाम भी आप रोशन करेंगे। वो तो मुझे यकीन है आप करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के मेजर्स, मापना, प्रोडक्शन ऑफ मेजर। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी, टीपी के नाम से जानते हैं, ये टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टीपीपी, टोटल, भाई टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सिंपल, टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सिंपल सी बात है। सर 10 बंदे लगे हुए हैं, सर 10 बंदों के लगने से टोटल 100 यूनिट्स बनते हैं किसी चीज के, टोटल 100 यूनिट्स बनते हैं किसी, 100 यूनिट्स बनते हैं किसी चीज के, मान लो जी 100 समोसे लगा लो आप, 100 आप बर्गर लगा लो बना रहे हैं, 100 आप शर्ट्स लगा लो बना रहे हैं, 100 ये कॉपीज बना रहे हैं, 100 मोबाइल फोन बना रहे हैं, कुछ भी, तो टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी होगी सर, 100 यूनिट्स। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, सर एवरेज का मतलब आपको पता ही है, मैथ्स में आपने एवरेज पढ़ा है। सर अगर टोटल 100 है तो जितने बंदे बना रहे हैं यानी कि 10, तो 10 के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक बंदे की एवरेज निकल जाएगी। सर कितनी कितनी एवरेज है सर, 10। ठीक है, कितनी होगी 10, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी सर, 10। ठीक है, एवरेज प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 10, एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी है सर 100, एवरेज प्रोडक्टिविटी है सर 10। तीसरी होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब सिंपल ये होता है, जब आप एक नया यूनिट इनपुट का ऐड करोगे, उस नए इनपुट ऐड करने से क्या आउटपुट में चेंज आएगी, उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब ये, सर अभी मेरे पास 10 यूनिट, सॉरी 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे जब मैंने 10 बंदे लगाए थे, है ना। लेट्स सपोज सर मैं अब 10 की जगह 11 बंदे लगाता हूं, कितने बंदे लगाता हूं, 11 बंदे लगाता हूं, तो सर मेरे आउटपुट में क्या चेंज आएगा। लेट्स सपोज पहले 100 यूनिट्स बन रहे थे, सर अब कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 105 यूनिट, 105 यूनिट। तो चेंज क्या आया, एक को बढ़ाने से, सर 10 + 1 11,
एक इनपुट बढ़ाने से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क आया सर? 5 का फर्क। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 5। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 5। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मतलब है। हम्म? मान लो जी, आप दो या तीन लोग, आपके दो भाई बहन, आप मिलके, ठीक है, लेट्स सपोज आप आपको लगा दिया जी, आपको पेंट वो बनाने हैं, वो मिलके बनाने हैं, लड्डू बनाने हैं, गोल गोल ऐसे गूंद के ना लड्डू बनाने। ठीक है, तो दो लोग, आप और आपके भाई जो हैं, वो लग के आप लड्डू बना रहे हो। ठीक है, एक दिन में आप 100 लड्डू बना रहे हो। दिन में कितने बना रहे हो? 100 लड्डू। ठीक है, देखिए जी, कम लड्डू बन रहे, काम करते हैं, एक बंदा और ऐड कर देते हैं, आपकी एक और बहन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक और बंदा ऐड कर दिया, एक बहन आपकी ऐड कर दी, अब 3 बंदे हो गए। अब 100 तो नहीं बनाएंगे, 100 तो आप पहले ही बना रहे थे। तो सर मे बी 100 से 120 हो जाए, 130 हो जाए, मे बी 150 भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो तीसरा बंदा ऐड करने से, एक एडिशनल इनपुट डालने से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए जी, अब देखो, इसको आप समझो इसकी मदद से। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जो टोटल प्रोडक्शन आप कर रहे हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट्स। बोल रहा है जी, एक एक लेवल, गिवन लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट्स, मतलब जितने इनपुट्स डाल के आप टोटल प्रोडक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल के लिए बोलता है, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, यानी कि 2 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, कंबाइंड विद 2 यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड 26 fans per day, then 26 fan represent the total physical product। ठीक है, तो बोला इन दोनों फैक्टर्स को मिला के कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है? 26। तो टोटली तो है सर, टोटली तो है 26 ही है, टोटल प्रोडक्ट 26 ही प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, तो क्या है टोटल प्रोडक्टिविटी? मतलब आपका एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए गिवन इनपुट्स, जो आपकी फाइनल प्रोडक्टिविटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? देख लें यहाँ पे, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, इसी को बोलते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी। नेक्स्ट है आपके पास एवरेज। नेक्स्ट क्या है? एवरेज। ठीक है, चलिए जी, एवरेज और जी टोटल आउटपुट पर यूनिट। वेरी सिंपल, एक यूनिट, एक बंदा कितनी प्रोडक्शन करता है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम होती है हमारी। ठीक है जी, तो सर एक बंदे के हिस्से में कितनी इनकम आई, इससे कुछ नहीं करना होता। इससे आपको जो टोटल होता है और जो नंबर है आपके, उससे डिवाइड करना होता है। बड़ा सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए जी, देखो जी, आप एग्जांपल देखते हैं। देखो, but if 10 workers produce 30 chairs per day, 10 वर्कर्स 30 चेयर्स बनाते एक दिन में। ठीक है जी, देन एवरेज कितनी हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है सर, 30 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, एवरेज मतलब एक बंदा, एवरेज का मतलब भी होता है पर, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, पर बंदा। ठीक है, चलिए सर, 10 वन जा 10 थ्री जा, तो सर क्या बोलोगे? एवरेज कितना है? एवरेज है 3 चेयर्स। ठीक है, 10 बंदे मिलके बना रहे हैं 30, तो यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपीपी कितना है? टोटल कितना है? 30। एवरेज कितना है? 3 चेयर्स। एवरेज कितना है? 3 चेयर्स। बड़ा सिंपल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, एन इंक्रीज इन एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इंडिकेट्स इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर। छोड़ दो इसको, कोई काम की चीज। तीसरा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन का सिंपल मतलब ये है, बाय एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब ये है, शॉर्ट टर्म,
शॉर्ट टर्म फैक्टर, ठीक है। चलिए जी, शॉर्ट टर्म फैक्टर बोला है जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाएं, एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से, ठीक है, क्या प्रोडक्टिविटी में चेंज आती है। बाकी वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी आपको सेम चीजें रखनी है, दिखेंगे। बोला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, क्या है, एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस, कितनी एडिशनल चीजें बनेंगी फिर, ठीक। देखो इधर, और अगर 10 टेलर्स 50 शर्ट्स बनाते हैं, 10 टेलर्स 50 शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, एंड 11 टेलर्स प्रोड्यूस 54, तो 11 टेलर्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 54 शर्ट्स, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी दोस्तों 4। पर सिंपल समझ, देखो आपने इनपुट एक एडिशन किया, 10 से 11 किया, इससे आउटपुट कितनी बढ़ गई सर, 4 बढ़ गई। तो ये जो 4 बढ़ती हुई आउटपुट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल आउटपुट बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये तीनों भी आपको समझ आएगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, दोस्तों आपको समझ। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, आपने लाइक कर देना है, कमेंट्स आपके करने हैं, कमेंट्स आपके मुझे बताते हैं आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। बिलीव भी मेरे दोस्तों, बड़ा ज्यादा बिजी टाइम है मेरा, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ, बहुत मुश्किल से आपके लिए कंटेंट बना पाता हूँ। पेड में तो चलो मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो हमें क्लास करनी होती है और उनको हमारा कंटेंट मिलना ही है। लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं कि कुछ-कुछ कंपोनेंट हमें यहाँ से मिल जाए, थोड़े यहाँ से मिल जाए, थोड़े यहाँ से मिल जाए, तो उनकी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है? तो उनके लिए ये सब चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। प्लीज़ उसकी आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है? और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत कमेंट्स के थ्रू आप ज़रूर हमें बताएँ, आप दिखाएँ। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए। नाउ कम्स प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो पूरी की पूरी जो है ना, लॉज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जिस टॉपिक के अंडर आता है वो प्रोडक्शन फंक्शन ही आता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता है? ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन ये बोलता है, एक चीज़ की प्रोडक्शन में और एक चीज की प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो करते हैं, जो उसमें इनपुट डालते हैं और जो उसका आउटपुट होता है, ठीक है जी, ठीक, इनका रिलेशनशिप बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि अगर आप इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट में क्या फर्क, इनपुट घटाओगे तो आउटपुट में क्या फर्क है, ठीक है। इसी रिलेशनशिप को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। सिंपल। डिमांड फंक्शन क्या बताता है? डिमांड फंक्शन ये बोलता है जी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे क्या फर्क। प्रोडक्शन फंक्शन ये बोलता है इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट घटाएंगे तो आउटपुट पे क्या फर्क है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। चलिए, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्निकल और फिजिकल रिलेशनशिप किसके बीच का, इनपुट्स और आउटपुट्स का, इनपुट्स और आउटपुट्स का अंडर ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। In other words, production functions show maximum possible output that can be produced with the given combination of factor inputs, जो हम inputs डालते हैं, factors mean factors of production, and a given technology during a specific period of time, ठीक है। किस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट्स जो हैं वो निकलें जब हम उनको डिफरेंट इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है दोस्तों। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, समझ लें, ठीक है। चलिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन
वैसे तो इसको हम ना भी पढ़े तो चलेगा, इसको हम ना भी पढ़े तो चलेगा दोस्तों, शॉर्ट रन प्रोडक्शन आगे, क्योंकि या इसी में कन्वर्ट होगा, इसमें ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों आपका ये जो, वेट में एक मिनट आ रहा हूं, चलिए देखो, टाइप, अब जो मैं बता रहा था, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें दो सेगमेंट है। एक तो बोला उसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने देख लिए चार होते हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला हमने देखना है क्या, लॉज। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो लॉज है ना, दो ही लॉज हैं। कितने लॉज हैं, दो ही लॉज हैं दोस्तों, याद रख लेना, दो ही लॉज हैं, दो ही लॉज हैं, दो ही लॉज हैं, ठीक है। नंबर वन जो लॉ है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नंबर दो लॉ है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। सिंपल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दोस्तों, अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपको मैंने बताया था, एक वर्ड बताया था लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा मैंने आपको बताया था स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आप बोलोगे सर हाँ बताया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन और स्केल ऑफ प्रोडक्शन में क्या फर्क है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन में वन वेरिएबल फैक्टर को हमने चेंज किया था, वन वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया था, लेकिन स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ऑल फैक्टर को हम चेंज करते हैं, ऑल फैक्टर को चेंज करते हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों जब एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं, इसी के साथ में याद रखना, ये दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है और शॉर्ट टर्म में चेंजेस आते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म होता है और ये लॉन्ग टर्म में चेंजेस किए जाते हैं, किसमें, इनपुट्स में, और फिर जाके देखा जाता है आउटपुट्स में क्या चेंज आएगा, ठीक है। जब आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा। In economics, the laws of factors of production explain how output change when the quantity of the factors of production change। बोला कैसे आउटपुट चेंज होगी जब इनपुट की क्वांटिटी चेंज करेंगे, कैसे आउटपुट चेंज होगी जब हम इनपुट की क्वांटिटी को चेंज करेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। देखेंगे, नंबर वन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दूसरा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी बोलते हैं। चलिए देख ले भाई, कुछ एक एमसीक्यू भी है, ये भी आपको समझ आएगा। चलो, द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाइज टू, अभी मैंने बता दिया दोस्तों, जहां पे आपको वर्ड दिख रहा है स्केल, यानी कि वो है आपका लॉन्ग, और जहां पे आपको दिख रहा है टर्म लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर वेरिएबल, ये टर्म क्या है, ये है शॉर्ट टर्म। देख लेते हैं, तो बड़ा शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग मार्केट पीरियड, तो आप बड़े इजीली सर इसको बता सकते हो, सर स्केल की बात है तो ये लॉन्ग रन है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है, अब आप समझ लेना, पहला दो बता दिए मैंने आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन,
इसी का दूसरा नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न्स और तीसरा नाम है रिटर्न टू ए फैक्टर। दोस्तों, रिटर्न टू ए फैक्टर, देखिए यहां पे देखिए आप, ये है रिटर्न टू ए स्केल, लॉन्ग टर्म ना। इसी को ऊपर वेरिएबल प्रोपोर्शन को बोलते हैं रिटर्न टू ए स्केल, रिटर्न टू ए स्केल। ठीक है, चलो, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू ए स्केल, सॉरी, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, चलो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। स्केल दिखेगा तो लॉन्ग रन आपको याद रखना है, लॉन्ग रन। ठीक है, फैक्टर दिखेगा आपको तो याद रखना है शॉर्ट रन है। ठीक है, और वेरिएबल भी तो दिख रहा है ना आपको, वेरिएबल, वेरिएबल भी आपको पता है शॉर्ट रन है, वेरिएबल भी क्या है, शॉर्ट रन है। ठीक है, सिंपल। चलिए, दोनों में क्या फर्क है, आइए समझते हैं दोनों में क्या फर्क है। देखो, बोलता है जब आप शॉर्ट रन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, लेट्स सपोज बढ़ाना ही चाहते हैं, घटाना कोई नहीं चाहता, तो आप एक वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस लाते हो। एक वेरिएबल फैक्टर में क्या लाते हो, चेंजेस लाते हो। इस एक वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस लाने से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी या घटेगी या बराबर रहेगी, क्या आउटपुट में चेंज आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका पहला रिटर्न टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, या डिमिनिशिंग रिटर्न। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या डिमिनिशिंग रिटर्न या रिटर्न टू ए फैक्टर स्टेट्स, क्या बोलता है, when more and more units of a variable factor are combined with the fixed factor, the total product initially increases at increasing rate, then at diminishing rate, then finally decreases। बड़ा इजी, बड़ा सिंपल, समझो। बोल रहे जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को, किसी एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो, चेंज करते हो, दूसरी ओर जो फिक्स फैक्टर है आपके, मानो जी आपकी लैंड है, वो सेम ही रहती है, एक जैसी ही रहती है, तब क्या चेंज आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, लैंड आपका फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, लैंड आपका फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, इसमें यूज होने वाले सीड आपके वेरिएबल फैक्टर, फर्टिलाइजर वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म में आप चेंज कर पाओगे, शॉर्ट टर्म में इसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंसिव भी है। ठीक, देयर इज, इनको आप चेंज कर सकते। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं, इस जमीन के ऊपर आप खेती कर रहे हो, आपकी प्रोडक्शन, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज आप पहले जितने बीज डाल रहे थे, या फिर दूसरी एग्जांपल, पहले जितना फर्टिलाइजर डाल रहे थे, थोड़ा और फर्टिलाइजर डाल, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। बाकी सब चीजें सेम क्या रहेंगी, जमीन जितनी है उतनी रहेगी, जो पहले जुताई हो रही थी, बीज जितना डाल रहे थे उतना ही डालो। लेकिन आपने एक वेरिएबल फैक्टर जो कि फर्टिलाइजर है, इसमें चेंज लाया। इसमें क्या किया आपने, इसमें चेंज आपने लाया। तो जब आप इसमें चेंज लाओगे तो क्या होगा, बोल रहा सबसे पहले प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सर हो सकती है, सर हो सकती है, सर प्रोडक्शन पहले उसको खाद पूरी ना मिल रही हो तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी सर, नो डाउट बढ़िया सर। ठीक है, बोल रहे जी फिर एक काम करो, जो आपने फर्टिलाइजर बढ़ाया ना, अब इसी फर्टिलाइजर को और बढ़ाओ, इसी फर्टिलाइजर को और बढ़ाओ और फर्टिलाइजर डालो, तो क्या होगा सर, मे बी तो थोड़ी और प्रोडक्शन बढ़ जाए, थोड़ी और प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है सर, और बढ़ाओ, क्या होगा। ठीक है, अब ये भी आपको समझना, जब आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो इसमें आपका क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपका, पैसा लग रहा है।
ठीक है। मान लो जी आप अगर 100 रुपए के टोटल इनपुट्स डाल रहे हो, ठीक है, और प्रोडक्शन आपका जो बाद में जो बिकता है वो 200 रुपए का निकलता है, लेट्स सपोज, ठीक है, देन तो मे भी ऐसा हो सकता है अब आप फर्टिलाइजर और बढ़ाओगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके इनपुट्स जो है 120 के हो जाएंगे, और मे बी यहाँ पे पहले आप 200 रुपए बना रहे थे, अब यहाँ पे आप 250 रुपए बनाओ, ठीक है, 250 रुपए बनाओगे, तो ये क्या है, इंक्रीज, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप अगर आप बोलो कि सर अब मैंने अभी अभी मैंने और फर्टिलाइजर में और फर्टिलाइजर डाल देता हूँ, 150 रुपए का फर्टिलाइजर डाल देता हूँ, 150 रुपए का फर्टिलाइजर डाल देता हूँ, ठीक है, भाई जमीन जो है उसकी भी तो एक हद है ना, ये हद है, एक जो क्रॉप है उसकी ग्रो करने की भी एक क्षमता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जितना मर्जी फर्टिलाइजर डाल दे भाई कुछ फर्क नहीं पड़ना प्रोडक्टिविटी को, तो प्रोडक्टिविटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट्स की कॉस्ट है वो तो बढ़ेगी ना, सर बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी मान लो जी आपकी 250 पे जाकर रुक जाएगी, और आप यहाँ से भाई मान लो जी पहले आप डाल रहे थे 100 का, तब तो आपको बेनिफिट हो रहा था, 100 रुपए बना रहे थे, 200 120 का कर दिया, चलो 250 का हो गया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात आप। एक टाइम आएगा वो जो ग्राफ है आपका रुक जाएगा, और एक टाइम आएगा उसके बाद में वो नीचे ही आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उधर रुक जाएगी, जो पैसे बनने थे, जिस पैसे जो कमाने थे आपने, वो तो खत उधर ही रुक जाएंगे ना, हाँ रुक जाएंगे सर, और इस तरफ से जो इनपुट्स डाल रहे हो उस पर पैसा लग रहा है, तो पैसा जब डाल रहे हो आप, पैसा डाल रहे हो, वो तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका जो आउटपुट निकलना वो उतना ही है, ठीक है, तो आपका जो इंक्रीज हो रहा था ना प्रॉफिट, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसके 3 लेवल बताए हैं आपको, कितने लेवल बताए हैं, 3। पहले लेवल में होता है इंक्रीज, दूसरे लेवल में होता है डिमिनिशिंग, तीसरे लेवल पे होता है डिक्रीज, तीसरे लेवल पे क्या होता है, डिक्रीज। सर मतलब समझो, ठीक है, पहले लेवल पे मान लो जी, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल, ठीक है, लेट्स सपोज एक किचन है, आपके घर की किचन, मम्मी खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो मान लो जी वो जितने टाइम में जो उधर खाना पड़ा है या आटा पड़ा है, ठीक है, वो रोटी बना रहे हैं, जितनी रोटी बन, ठीक है, भाई मम्मी के साथ बहन भी आ गई, तो सर रोटी डबल बनने लग गई, बढ़िया, तो जो खाने वाले हैं वो जल्दी जल्दी खा पा रहे हैं, तो आउटपुट बढ़ रही है। अब मान लो यहाँ पे 2 की जगह 5 रोटी बनाने वाली लगा दी आप, ठीक है, तो 5 रोटी बनाने वाली लगा दी, यानी कि इनपुट तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन भाई ये इनपुट जो है आउटपुट को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इतने खाने वाले नहीं होंगे जितने बनाने वाले हैं, समझ रहे हो मेरी बात, इतने खाने वाले नहीं जितने बनाने वाले हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो पहला बोल रहा जो स्टेप होता है ना, होता है इंक्रीजिंग, समझ आ रहा है, इंक्रीजिंग। दूसरा होता है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब समझो, डिमिनिशिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग एट, हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लास में हूँ, आ रहा हूँ अभी, हाँ ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीज तो हो रहा है, सर जितना पहले हो रहा था अब उतना नहीं हो, जितना पहले हो रहा था अब उतना नहीं हो रहा, जैसे कि जैसे कि सर जब आप 10 यूनिट इनपुट डाल रहे थे तो इसकी प्रोडक्टिविटी थी 5, सर आपने 1 यूनिट बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी भी 1 बढ़ी, सर आपने 2 यूनिट और बढ़ा दिए, सर प्रोडक्टिविटी है, सर आपने फिर इसके बाद में 5 यूनिट बढ़ा दिए, तो प्रोडक्टिविटी अब भी 1 ही बढ़ रही है, समझ रहे मेरी बात, क्योंकि वो सैचुरेशन पे आ जाएगा, ठीक, तो सर अब आप यूनिट बढ़ाए जा रहे हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक एक यूनिट बढ़ रही थी, यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रही थी, उससे पहले ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, ये ऐसे कर लो जी आप, पहले यहाँ पे 5 थे, सर 7 हो गए, 7 के बाद में यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे उसके बाद 10 हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद 11 हो गए,
उसके बाद जितने भी आप करते जाओगे तो उतने ही एक एक यूनिट बढ़ती जाएगी, ठीक। तो बढ़ तो रही है, लेकिन पहले जितने रेट पे बढ़ रही थी अब उतने रेट पे बढ़ नहीं रही, ठीक है, क्योंकि वो सैचुरेशन पे आ गया है, सैचुरेशन पे आ गया है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिश होना। डिमिनिश में इंक्रीज तो होता है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज घट जाता है। फिर तीसरा है डिक्रीज। डिक्रीज तो आपको समझ ही आता है, सर जितना इनपुट डाल रहे हो, अगर आप 100 रुपए का इनपुट डाल रहे हो ना, 100 रुपए लग रहे हैं आपके इनपुट, लेकिन फाइनल जो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल रही है, ठीक है, मान लो जी 100 रुपए लगाने के बाद में अगर आप 200 का मुनाफा हो रहा था, ठीक है, तो यानी कि 100 रुपए बच रहा था। अब यहाँ पे आप लगा 500 रुपए रहे हो, लेकिन आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो 200 का हो रहा है, तो आप ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाओगे, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाओगे। तो इंक्रीज, डिमिनिशिंग, डिक्रीज, आपको दोस्तों ये समझ आ गया है। देखो यहाँ पे, ठीक है, बोरा जी एप्लीकेबिलिटी देख लो जी। पहले तो ये शॉर्ट टर्म होता है, वन फैक्टर वेरिएबल होता है। वन फैक्टर वेरिएबल मतलब एक ही फैक्टर में आपको चेंज करना होता है, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, एक वेरिएबल में चेंज करना। डिमिनिशिंग रिटर्न समझ आ गया, इसमें आप डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाते हो एक टाइम के बाद, ठीक है। चलो जी, रिटर्न टू ए फैक्टर शॉर्ट टर्म लॉ होता है, ठीक है, देख लें इधर तेजिस बताया। बोरा पहला इंक्रीज रिटर्न होता है, क्यों, इसमें बेटर यूटिलाइजेशन होती है फिक्स्ड फैक्टर्स की, यानी कि लैंड की बेटर यूटिलाइजेशन होती है। जब आपने खाद बढ़ाई ना, तो बेटर यूटिलाइजेशन हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी आपकी, एक बढ़ा रहे थे वहां से आउटपुट भी बढ़ रही थी। देन डिमिनिशिंग रिटर्न होती है, ठीक है, फिक्स फैक्टर बिकेम इनसफिशिएंट, भाई लैंड जितनी है उतनी रहेगी, प्रोडक्टिविटी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते आप, उतनी ही प्रोडक्टिविटी रहेगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है बट रिमेन पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आता है आपको वो पॉजिटिव आता है, आप 2-4 पैसे कमा पा रहे होते हो अभी भी। देन नेगेटिव रिटर्न होता है टू ए फैक्टर, ओवर यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हो जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, देख लो वही फेस यहाँ पे लिखे जो कि मैंने आपको समझा दिया, आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलो पढ़ लो, फिर बोलते हो सर आप लाइनें छोड़ देते हो। भाई लाइनें क्या करनी तुमने पढ़ के, जब मैंने बात लिखी हुई सारी समझा दी है, खुद पढ़ लेना। मैंने तो पढ़ी हुई, मैं तो फिर मैं किस बात का जादूगर, मैं किस बात का कारीगर हूँ यहाँ पे। मैं तो भाई जो बातें लिखी हैं वो तुम्हें जब 2 लाइनों में समझा दूं तो मैं इतनी लाइन्स क्यों पढ़ूं, लेकिन चलो भाई पढ़ लेते हैं तुम्हारे लिए। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, पर इन दिस फेज टोटल जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग रेट पे ही होती है, बढ़ती 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 जाती है। एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेरिएबल फैक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एक इनपुट बढ़ाया, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, 2 इनपुट बढ़ाए, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी 2 यूनिट बढ़ी, ठीक है। इन द एंड ऑफ दिस फेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न, इन दिस फेज टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने 2 यूनिट इनपुट डाला तो 1 ही यूनिट आउटपुट प्रोडक्टिविटी निकलेगी, समझ रहे हो। हाँ, उतनी नहीं निकलेगी जितनी इंक्रीजिंग में निकल रही थी, ठीक। चले, बट रिमेन्स पॉजिटिव, फिर भी लेकिन थोड़ा आपको बेनिफिट होता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है जी। चलिए जी, एट द एंड एमपीपी इज जीरो हो जाता है। एमपीपी जीरो का मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि इस ग्राफ में यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद में फिर आप गिरना ही स्टार्ट करोगे। एट दिस पॉइंट टोटल प्रोडक्टिविटी इट्स मैक्सिमम, इसी पॉइंट पे क्या होती है, टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तीसरा फेज है नेगेटिव रिटर्न का। इन दिस फेज एमपीपी डिक्लाइंस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है दोस्तों, और फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव भी हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी भी आपकी गिरना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिविटी गिरेगी ना दोस्तों, आप 1,000 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, 1,000 रुपए लगा रहे हो, ठीक, 20 में से 700 रुपए की आउटपुट आप बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि फालतू में आप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो ये चीज। एक कुछ चीजें लिमिट की होती है ना, लैंड एक लिमिटेड चीज है, उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते दोस्तों, ठीक है। मार्केट भी एक लिमिट होती है, मार्केट की भी, वही यहाँ पे आपको बताया। कुछ एग्जाम्पल इस टेबल की मदद से आप देख लें जल्दी से, देखिए जी। हाँ, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है? लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो सेम रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करते हैं, चेंजेस आते हैं, देख लेते हैं। पर जब एक वेरिएबल फैक्टर था, इनपुट एक था, तो प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही थी? 3 की। ठीक है, 3 की आ रही थी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले स्टेप में 3 ही है। ठीक है, फिक्स तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा भाई। हमने एक इनपुट बढ़ा दिया, एक से कर दिए 2, तो सर प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, सर बढ़नी चाहिए। सर 3 से प्रोडक्टिविटी होगी 7, यानी कि जैसे ही एक एडिशनल यूनिट डाला तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ा। सर कितना बढ़ गया? सर 4 बढ़ गया। बहुत बढ़िया सर, 4 ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, 4 ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, एक इनपुट डाल के सर ज्यादा पैसा आएगा। बढ़िया सर, एक और मैंने इनपुट बढ़ाया, 2 से कर दिया 3 सर, और प्रोडक्टिविटी 7 से कितनी होगी? 12 सर, कितनी होगी? 4 से 5 सर, एक और बढ़ गई सर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक और बढ़ गई सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, इसके बाद बोला 3 से आपने इनपुट और बढ़ा के कितना कर दिया? 4 इनपुट बढ़ा के कितना कर दिया? 4 कर दिया। और यहां पे आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ गया, 12 से हो गया 16, 12 से हो गया 16। लेकिन यहां पे दोस्तों देखोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। 5 से कितना हो गया? 4। 5 से कितना हो गया? 4। 5 से क्या हो गया? 4। लेकिन अभी भी अगर आप ओवरऑल प्रोडक्शन देखोगे, टोटल प्रोडक्शन तो अभी भी ज्यादा ही है ना, तो पॉजिटिव भी है। तो जैसे ही यहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, यहां से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया। लॉज ऑफ डिमिनिश होना स्टार्ट हो, ग्रो तो कर रहा है, लेकिन सर रेट क्या हो गया? कम हो गया। रेट क्या हो गया? कम हो गया सर। रेट क्या हो गया? कम हो गया। पहले 4 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया। ठीक है, चलिए जी। देन 16 से 19 प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और दोस्तों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कम हो गई, 3 हो गई। तो यहां पे लिखा है टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल करती है बट रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है जी। तीसरे में दोस्तों फिर यही माइनस में भी चले जाती है। होप आपको ये समझ आया। समझ नहीं आया तो एक काम करना है, वीडियो को कर देना बंद, पहले डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी है, एकांत में जाना है, अकेले में जाना है, और वीडियो को फिर देखना है। जब डिस्ट्रैक्शंस के साथ इसको देखोगे, समझने वाली बात है, समझ नहीं आएगी दोस्तों। जिसको नहीं समझ आई है, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको फॉलो करना, अकेले में जाना है, डिस्ट्रैक्शन दूर करनी है, और सारा ध्यान आपको इधर लगाना है। ये नहीं है कि एक तरफ कुछ चला रहे, एक तरफ मोबाइल चला रहे, एक तरफ ये देख रहे, नहीं समझ आएगा। वीडियो छोड़ दो इसी वक्त, बाहर चले जाओ, चक्कर लगाओ, बाद में देखो। ठीक है जी, चलिए ये देखें, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न से बढ़ रही है। जितनी जितनी तेजी से यहाँ से ग्राफ बढ़ रहा था, वहां नहीं बढ़ रहा, स्लो स्लो बढ़ रहा है। ठीक, फिर इस पॉइंट पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का हो गया पॉइंट पे। ठीक है, फिर यहाँ से चलेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी गिर जाएगी। ठीक है, चलिए जी, सवाल है भाई, सवाल है, सवाल का जवाब देंगे दोस्त लोग आप। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डिफर्स फ्रॉम द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। दोस्तों बड़ा सिंपल सा मतलब, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यही तो है। इसी को डिमिनिशिंग रिटर्न बोल रहे हैं भाई, इसको बोल रहे हैं सर। क्या फर्क है भाई? क्या फर्क है? बताना भाई, फर्क क्या है? ऑप्शन बोल रहा है लॉन्ग रन विद ऑल फैक्टर वेरिएबल, short run with one factor variable, long run with one factor fixed, and market period only। ठीक है, क्या पूछा है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बोल रहा जी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से अलग है, क्योंकि द फॉर्मर अप्लाइज टू, पहला वाला जो है किसको अप्लाई करता है? सर मैंने पढ़ा था, सर एक तो ये शॉर्ट टर्म है, और सर इसमें वन इनपुट जो है आपका, वन इनपुट जो है, वन वेरिएबल जो है आपका, उसमें हम चेंजेस लाएंगे। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्त? बी। शॉर्ट रन है विद वन फैक्टर वेरिएबल, लॉन्ग रन नहीं है। ठीक है, लॉन्ग रन नहीं, लॉन्ग रन और जब सब फैक्टर वेरिएबल होते हैं, जिसमें सारे फैक्टर चेंज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, ये दूसरा वाला। ठीक है,
चलो अब देख लेते हैं। रिटर्न टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। स्केल दोस्तों मैंने आपको बता दिया, एक तो लॉन्ग रन होता है और स्केल में ऑल वेरिएबल्स जो है आपके, ठीक है, ऑल वेरिएबल्स में चेंजेस हम लाते हैं, यानी कि सारे के सारे इनपुट्स में हम चेंज लाते हैं। वो आपके फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वो आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। देखो, the law of return to scale states that when all the factors of production are increased simultaneously, साथ साथ में आप सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करते हो एंड इन द सेम प्रोपोर्शन में करते हो। लैंड अगर आपने बढ़ा दिया 1 यूनिट, उसके ऊपर जो लगने वाले जो आपके बीज थे उसको भी बढ़ा दिया, ठीक है, वैसे। और आउटपुट में इंक्रीज, तो आउटपुट क्या हो सकती है, देखो यहां पे समझो, यहां पे भी 3 चीजें और ये 3 चीजें कंपैरिजन करनी है, ठीक है। यहां पे हम बात चल रही है स्केलिंग की, दूसरी ओर बात चलेगी हमारी वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता था दोस्तों? पहला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आपका आउटपुट इंक्रीज होता था। दूसरा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और तीसरा, डिक्रीजिंग। ठीक है जी। डिमिनिशिंग मतलब सर आउटपुट तो बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से इनपुट्स हम बढ़ा रहे थे उतनी आउटपुट नहीं बढ़ रही थी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है आपकी नहीं बढ़ रही थी, वो घट रही। टोटल आउटपुट बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका घट रहा था, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला था, डिमिनिश। तो यहां पे भी जो आपकी प्रोडक्शन है वो पहले इंक्रीज होगी, लास्ट में वो डिक्रीज भी होगी। लेकिन ये जो तीसरा है ना, ये बीच में है ना जो दूसरा, यहाँ पे डिमिनिश होना, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिमिनिश होना। यहाँ पे डिमिनिश नहीं होता, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। सर मतलब समझाते हैं भाई। यहां पे हमने देखा कि फिक्स्ड फैक्टर में भी चेंज लाना है और वेरिएबल में भी चेंज लाना है, ठीक है। अगर तो आप 1 यूनिट फिक्स्ड का भी बढ़ाओगे, 1 यूनिट वेरिएबल का भी बढ़ाओगे, टोटल आउटपुट में जो प्रोडक्शन है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं। इसमें हमें फिक्स फैक्टर सेम नहीं रखने, सिर्फ वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें एक वेरिएबल चेंज नहीं करना, हमें इसको भी चेंज करना है, इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी चेंज करोगे, 1 से मान लो जी आपने 2 कर दिया, और यहाँ पे वेरिएबल चेंज करोगे, 1 से 2 करोगे, ठीक है। तो जब आप फिक्स फैक्टर भी बढ़ा दोगे, यानी कि जब आपने लैंड भी बढ़ा दिया है ना, जब आपने लैंड भी बढ़ा दिया, आपने ट्रैक्टर भी ले लिया, फिर आपने उसके ऊपर एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो भी बढ़ा दिए हुआ है, देन उसमें सीड्स भी बढ़ा दिए, वेरिएबल फैक्टर सीड्स है आपके, ठीक है जी, फर्टिलाइजर भी बढ़ा दिए हुआ है, तो भाई प्रोडक्शन इंक्रीज। जब आप इन सब प्रोडक्शंस को डिक्रीज करोगे, इन सब प्रोडक्शन को, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लो जी 2 है, ठीक है जी, तो 2 से डिक्रीज करके 1 कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल भी 2 से डिक्रीज करके 1 कर दिया, तो भाई ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर ना तो हमने इसको बढ़ाया ना इसको बढ़ाया, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, सेम रहेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही तो बोल रहा है ना ये लॉ, यही लॉ ये बोलता है कि आपको सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साइमल्टेनियसली इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने हैं, चेंज करने हैं। मतलब आपको ये नहीं है कि एक बढ़ाना है बाकी सेम रखने हैं, ना ना ना, एक बढ़ाना है बाकी सेम, ऐसा नहीं है। आपको सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाना है, फिक्स्ड में भी वेरिएबल में,
ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, या तो इंक्रीज करेगा, या तो डिक्रीज करेगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। वेयर इससे पहले देखा जो वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा, उसमें हमने देखा ये इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, और एक में डिमिनिश करेगा। डिमिनिश में भी सर इंक्रीज तो करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि सर हम ओवर यूज कर देते हैं इनपुट्स का, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि लैंड वहां पे चेंज नहीं की थी, लैंड उतनी ही थी। तो मेरे दोस्त लैंड अगर उतनी ही है, जितनी मर्जी अंदर तू बीज डाल, जितने मर्जी फर्टिलाइजर खाद डाल, भाई प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी तेरी। और उसके बाद में इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है वो उल्टा हो जाएगा। तब इनपुट में जो पैसा डाल रहा है वो ज्यादा डालेगा, और आउटपुट में जो बाहर आएगा वो कम। ठीक है, 35 लाख की इन्वेस्टमेंट, 36 लाख का घाटा। समझ गए? इस समझ गए। ठीक है, तो ये अगला फैक्टर हमने ये देख लिया भाई, सिंपल। लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, लॉन्ग टर्म होता है, इसमें ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज किए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है। याद रखना, पहले इसमें क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बाद में डिक्रीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है सर। एप्लीकेबल एप्लीकेबल कहाँ पे है? लॉन्ग रन में ही एप्लीकेबल है, सारे फैक्टर्स इसमें क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो फैक्टर्स को आपको चेंज करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन मतलब लैंड भी बढ़ाया, बाकी सब चीजें भी एक बढ़ाई, एक बढ़ाई, एक बढ़ाई, एंड आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट भी बढ़ती है, इवन की मोर देन द प्रोपोर्शन बढ़ती है। यानी कि आपने एक एक यूनिट बढ़ाया था, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो 2 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, ये आउटपुट क्या बढ़ गई? 2 यूनिट बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न बोलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न बोलेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका लेना देना इसमें कोई है नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये वन वेरिएबल चेंज करने पे बाकी सारे फिक्स रखने पे ही लागू होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, तो लेना देना स्केल के साथ ही है। पहली बात तो ये पता है। ठीक है सर, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? बोल रहे जब आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो, जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, जितनी आप इनपुट्स बढ़ाते हो, उससे ज्यादा आउटपुट आता है, तो कौन सा रिटर्न है? इंक्रीजिंग रिटर्न। कौन सा रिटर्न है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, सी इसका आंसर होगा। अगला, इफ इनपुट्स आर डबल्ड, और पहले जितना लगा रहे थे ना, उससे मान लो जी यहाँ पे 10 हम कर रहे हैं, 10 इनपुट लग रहे हैं। ठीक है, और बर अब 10 की जगह डबल कर दीजिए, इनपुट जो है वो 20 हो गई, आउटपुट बोरा वो भी डबल हो जाता है। पहले 10 इनपुट डालने पे 40 की प्रोडक्शन हो रही थी, अब 20 उसने डबल कर दिया, और बोरा आउटपुट भी डबल हो गई। ठीक है, अब 40 की जगह 80 हो गई। ठीक है, द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग, फर्म क्या एक्सपीरियंस कर रही है? इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न, या फिर कांस्टेंट रिटर्न। सर बड़ा सिंपल है सर, 2 गुना मैंने इनपुट्स बढ़ाए, 2 ही गुना मेरे आउटकम्स बढ़े हैं। अगर तो सर मैं 2 गुना करता और मेरा आउटपुट 3 गुना आ जाता, तो इंक्रीजिंग रिटर्न। सर मैं 2 यूनिट्स बढ़ाता और मेरा आउटपुट 1 यूनिट्स बढ़ता, तो क्या होता? आपका डिक्रीजिंग रिटर्न। लेकिन यहाँ पे बराबर है, सेम है, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रिटर्न्स टू, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, when proportionate increase in inputs leads to less than proportionate increase in output, बोला जितना आपने इंक्रीज किया, लेट्स सपोज अगर आपने 3 इंक्रीज इनपुट में किया, ठीक है, उससे लेस इंक्रीज, एक ही इंक्रीज आया सिर्फ और सिर्फ एक इंक्रीज आया टोटल आउटपुट पे, तो ये क्या है सर? ये क्या है? ये है कांस्टेंट रिटर्न तो नहीं है, इंक्रीजिंग रिटर्न तो नहीं है, तो ये क्या है? डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न आप इसको बोल सकते हो। तो यही इसका आंसर होगा, व्हेन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट लीड टू द
अच्छा, proportionate increase in input lead to the less than proportionate increase in output is called, इसको हम क्या बोलेंगे, diminishing ही बोलेंगे दोस्तों, तो diminishing ही बोल सकते हैं, diminish ही हो रहा है, increase तो किसी भी हद से दिख नहीं रहा, कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, कांस्टेंट का मतलब होता है बराबर, इंक्रीज का मतलब होता है जितना इनपुट उससे ज्यादा आउटपुट हो, तो इससे हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ही पता लग रहा है, और रिटर्न टू इफेक्ट का तो मतलब कोई है नहीं भाई, ठीक है। चलिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, तो विद दिस ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमने देख लिए, दो लॉ है, ठीक है, दो लॉ देखे, एक तो वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा रिटर्न टू स्केल। एक है लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें एक फैक्टर में चेंज करते हैं, बाकी सारे फिक्स रहते हैं, दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म जिसमें हम सारे ही फैक्टर्स में चेंज करते हैं, जिसे रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, उसे रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, इसे रिटर्न टू स्केल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, दोनों के स्टेप्स में एक ही फर्क हमने देखा, इंक्रीजिंग रिटर्न इसमें भी है, इंक्रीजिंग रिटर्न इसमें, डिक्रीजिंग रिटर्न इसमें भी है, डिक्रीजिंग रिटर्न इसमें भी है। सर, एक में डिमिनिशिंग रिटर्न है, इंक्रीज तो होता है लेकिन कम, और एक में कांस्टेंट रिटर्न है, कांस्टेंट रिटर्न है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हमने देखा कांस्टेंट रिटर्न आता है, शॉर्ट टर्म में हमने देखा डिमिनिशिंग रिटर्न दोस्तों आता है। विद दिस ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमारे पेड कोर्स में एनरोल कीजिए और उसके बेनिफिट्स उठाएं दोस्तों, बहुत तगड़ा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा, हमारी फुल सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी, 24/7 आपको सपोर्ट मिलती है, और कभी भी आप हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, हम तुरंत आपका जवाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।